आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। एक पासे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल दोवल्ले रिश्ते सुधारन दी गलबात की जा रही है। दूजे पासे पाकिस्तान सेना भारत के खिलाफ साजिश रचन विच लगी हुई है। पाकिस्तान वालों राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर सीमा उत्ते भारतीय सेना दीयां गतिविधियां उत्ते नज़र रखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। इस तो बाद सुरक्षा एजेंसियां दे कन खड़े हो गए हैं। सीमा सुरक्षा बल ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। कैमरे 500 मीटर के दायरे में लगाए गए हैं। पाकिस्तान के इस कदम की सुरक्षा माहिरां ने करड़ी आलोचना की है। देखिए, पाकिस्तान ने सीसीटीवी कैमरा जो लगाने की खबर है, इसको हमें दो पेश मंजर में देखना है। एक तो ये है कि जो अब तक सिचुएशन आज तक इंडो पाक बॉर्डर पर है और जो पाकिस्तान पॉलिसी 25 साल से परसू करता रहा है कि साहब ट्रेन करके लोगों को उनको हथियारों से लेस करके सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन दे के लॉन्चिंग पैड में रख के उनको इन्फिल्ट्रेट किया जाए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये नजर आता है कि ये देखने के लिए कि कहां से आसानी से हम लोग भेज पाएंगे। लेकिन ये एक जो इनिशिएटिव है पाकिस्तान की तरफ से, ये शकूक पैदा करता है। Our plans are clear. We'll hit Pakistan so hard, right from Kashmir down to Run of Kutch, and we'll hit them at a place of our own choosing, at a time of our own choosing. So there is no question of let them bring. They brought drones a few days ago. Now they put their cameras there. Well, I can't give out what it is, but certainly they are concerned, and for that we have to improve our intelligence so that our plans are not known to anyone. देखिए, ये कैमरे जो बीएसएफ के जो खासतौर से इंडियन डिप्लॉयमेंट जो है या बॉर्डर अरेंजमेंट जो होता है पुलिस का, उसको वॉच करने के लिए है और मूवमेंट देखने के लिए है। और दूसरी बात यह है कि ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि उनको इन्फिल्ट्रेशन में जो मिलिटेंट के इन्फिल्ट्रेशन है उसको करने में आसानी मिले। दूर तक देखेंगे, वॉच करेंगे, फिर इन्फिल्ट्रेशन हिंदुस्तान में करने की तरफ अपने मिलिटेंट को भेजेंगे, आतंकवादियों को। मेरे ख्याल इसके अलावा और कोई दूसरा जरिए वो नहीं है। राजस्थान का बॉर्डर बहुत पोरस बॉर्डर है, लंबा बॉर्डर है, उसके एरिए में अरे कहीं से मुफ्त में खैरात में मिल गया होगा पाकिस्तान को स्पाई कैंप, कहाँ से उनको कहीं से आता है। इकोनॉमी इतनी खराब है कि जो चाइना कुछ पैसा दे दे, कुछ अमेरिका दे दे, कुछ अरब कंट्री से आ जाता है, तब रोजी रोटी चलती है उनकी। तो घर वहां के गरीबों को के लिए उनके पास पैसा है नहीं। स्पाई कैंप में अगर वो पैसा बर्बाद करना चाहते हैं तो कर लें, इससे क्या फर्क पड़ता है। सीमा पर जिस तरह से स्पाई कैंप कितना खतरा मानते हैं। अरे सीमा की हरकतों पर, सीमा पर हम तो पाकिस्तान पर नजर रखते हैं। कितना स्पाई कैंप लगा लें, खुद पर नजर रखें। घुसपैठ वो कराते हैं या भारत कराता है? आतंकवादियों को वो भेजते हैं या हम भेजते हैं? स्पाई कैंप कितने लगा लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनकी आदत है वो कुछ न कुछ भारत के खिलाफ करके अपनी राजनीति करते रहते हैं। लेकिन अभी भी भारत ने कहा है, जब नरेंद्र मोदी जी ने उनसे साफ तौर पे कहा है कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं, आतंकवाद किसी भी फॉर्म में हो उसका विरोध होना चाहिए, उसका मुकाबला होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान इस रास्ते पर चलता है तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होंगे। लेकिन आतंकवाद चाहे वो अपनी जमीन पे हो या भारत की जमीन पे हो, आतंकवाद है।
उसका विरोध पाकिस्तान को करना होगा, तभी हमारे रिश्ते आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਕੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਵਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। कुछ नहीं पता भैया, मैंने आपको बताया कि मैं बरेली से गया, घर पे मैंने कपड़े चेंज करे, खाना खाने बैठा, इतनी देर में मेरी बहन का फ़ोन पहुंच गया कि भैया सतपाल के पेट्रोल पंप पे आ जाओ, यहाँ इनको किसी ने गोली मार दी। हम पापा भागते हुए वहाँ गए तो वहाँ से पता चला कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये लोग गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए तो वहाँ देखा वो उन्होंने जो भी फर्स्ट एड दिया उसके बाद यहाँ के लिए रेफ़र कर दिया। पोजीशन ये है, अब यहाँ से भी रेफ़र कर रहे हैं। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਕ इन इंडिया प्रोजेक्ट बारे सुझाव इकट्ठे करना है। हमारे साथ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर मदन मोहन मित्तल जी हमारे साथ हैं। मदन जी, आज मेक इन इंडिया के ऊपर जो है बातें की गई, कई सुझाव भी आए इंडस्ट्रीज़ को लेकर। आप किस तरह से देखते हैं, अगर हम पंजाब की पर्टिकुलर बात करें तो किस तरह से सुझाव आए और किस तरह से आप कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट आपके साथ बैठ के बात कर रहा है और अपने सुझाव देता है, इट्स ए गुड ओमन। इसका मतलब हमारे आपस में संबंध अच्छे हैं। हम पार्टी बन के नहीं बात कर रहे, हम परिवार की तरह बात कर रहे हैं। और ये मैंने खुद उनसे सुझाव मांगे। मैंने कहा यहाँ बजाय इसके हम भाषण दें, मैं चाहूँगा कि आप कुछ सजेशन दें जिससे कि हम आपकी मदद कर सकें और आप ये समझें कि सरकार आपकी है, हम आपके हैं। और हमें लोगों ने चुन के भेजा, कोई कुर्सियों पे बैठने के लिए नहीं भेजा। हम आपकी उम्मीदों पे पूरे उतरे और आपके दुख को अपना दर्द समझ के उसमें सारा दर्द अगर नहीं मिटा सकते कम से कम तो करें उसको। मित्तल साहब, क्यों, रीज़न क्या रहे हैं कि इंडस्ट्री जो है पंजाब में जो है कम होती जा रही है, दूसरी जगह जो है प्लान का दरअसल मेन जो यहाँ नुकसान हुआ है ना, देखो इंडस्ट्रियलिस्ट ने और किसान ने बहुत सफ़र किया। जो आतंकवाद के दिन थे ना, वैसे तो सब ने सफ़र किया, पर इनका जो डे टू डे रनिंग बिजनेस था बड़ी हैवी कॉस्ट पे की है। इसलिए मुझे लगता है कि देखो किसान को तो हमने रिलीफ दिया, उसकी कॉस्ट ऑफ इनपुट घटाने के लिए बिजली पानी फ्री कर दिया। तो इसी ढंग से मुझे लगता है कि इंडस्ट्री जो एग्जिस्टिंग है वो आगे सर्वाइव कर सके। इनको भी कहीं ना कहीं मल्लम पट्टी की जरूरत है। वैट भी मुद्दा रहा है, सर्विस टैक्स या वैट, उसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी। मैं 3 दिन पहले हमारी एक मीटिंग थी, मैंने वहाँ भी ये बात रखी थी। तो ये सारे हमारे ऑफिसर बैठे थे, उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो उसमें हमने फैसला किया है कि भी इनके जितने ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री अलग अलग सेक्शन को सुन करके जो उनकी समस्याएँ हैं उनको हल किया जाए, ताकि इनको भी
लगे कि सरकार उनकी धर्म हमदर्दी रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है मेक इन इंडिया का, जिस तरह से आज आपने बात करी, किस तरह से देखते हैं और क्या क्या प्लान जो है वो? मैं यही उनकी तरफ से पूछा, मैंने कहा आप इसको देखते कैसे? हमने तो भाषण दे दिया, आई वांट योर सजेशन। मुझे लगा कि अच्छी रिस्पॉन्स है और लोगों को लगा कि आज कोई नेता, और नेता भी प्रधानमंत्री, कि उनका एक ब्रांड एम्बेसडर बन के इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा दिल में उमंग लेकर के चला हुआ है और दुनिया में इस मैसेज को लेके चला है। एक हिंदुस्तान की खूबी है, यहाँ आप हिंदुस्तान में कोई चीज़ अच्छी कर दो, वो समझते ये तो होनी थी। अगर उसी थॉट को लेके विदेश से ले चल के आओ, बोल के आओ, तो भी लोगों को लगता है ये बहुत बढ़िया बात हुई है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद थे, लेकिन उनको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। जब वो वहाँ जाकर के जो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस थी, उसे शिकागो में जब बोल के आए, तो लोगों ने कहा हो विवेकानंद, हमने इसको पहचान ही नहीं सके, इसको हम नरेंद्र ही समझते रहे। तो इसलिए तब लोगों को पता लगा कि विवेकानंद के अंदर कितने गुण हैं। मोदी जी ने जो ये मिशन लेकर के अमेरिका जैसे देश में बोला है, जैसे लोगों का वहाँ रिस्पॉन्स हुआ है, उसके बाद लोगों को लगा कि इसमें ये हमारी बीमारी की असली दवा नरेंद्र मोदी जी ने निकाली है, इसलिए उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं इंडियन कॉमर्स के मदन मोहन मित्तल, आज उन्होंने यहाँ पर मीटिंग रखी है और एक सुझाव भी जो है इंडस्ट्रीज की तरफ से काफ़ी आए हैं। उनको देखते हुए उन्होंने कहा है कि आगे की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़। मोगा ਦੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ EGC ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਰ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ कोई वार नहीं चल रही है। ये अध्यापक चौथे दिन भी पानी की टैंकी से चढ़े रहे। इस दौरान एक औरत अध्यापक की तबीयत भी खराब हो गई, जिसनूं तुरंत अस्पताल दाखिल करवाया गया। उधर इन अध्यापकों की मदद च किसान और विद्यार्थी जथेबंदियां भी मैदान दे विच आ गई हैं। अध्यापक आगुआं का कहना है कि जो तक उन्हां दे साथी अध्यापकों नूं रिहा नहीं किया जाता, उदों तक उन्हां दा संघर्ष बिना शर्त जारी रहेगा। भारी बारिश कारण जम्मू विच बीते दिनी जमीन खिसक गई सी। इस कारण जम्मू कश्मीर हाईवे नूं वाहनां लई खोल दिता गया है। उत्थे फसे वाहनां दा जाम हुण साफ हो गया। जमीन खिसकन कारण शुक्रवार नूं हाईवे जाम हो गया सी, जिस कारण 2000 तो वध वाहन हाईवे दे राह विच पैण वाले वख-वख स्थानां ते फस गए सन। सीमा सड़क संगठन दे कर्मियां अते मशीनरी ने हाईवे नूं साफ करवाया। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि भारी बारिश कारण जमीन खिसकन तो बाद हाईवे नूं बंद किया गया सी अते हुण वाहनां लई वापस खोल दिता गया। ये दूजी वार है कि जदों सूबे विच भारी बारिश कारण हाईवे नूं बंद किया गया। वीरवार तड़के 3 बजे भारी बारिश कारण हाईवे बंद किया गया सी अते अमरनाथ यात्रा नूं भी रोक दिता गया सी। कई घंटे तक बंद रखे जाण तो बाद हाईवे नूं वापस खोल दिता गया। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन यानी इसरो ने 5 बरतानवी व्यापारक उपग्रह PSLV-C 28 राही श्री हरिकोटा दे पुलाड़ स्टेशन तो पुलाड़ च सफलतापूर्वक स्थापित कर दिते हैं। ये उपग्रह इसरो द्वारा सतीश चंद्र धवन पुलाड़ केंद्र श्री हरिकोटा तो लंघी रात 9:58 ते छड्डे गए। ये उपग्रह हर रोज़ धरती की सतह दियां तस्वीरां किसी भी पद्धर ते ले सकते हैं, जिन्हां उपर उपग्रहां की म्याद 7 साल होगी। इसरो के चेयरमैन किरण कुमार ने दस्सिया कि यह एक बहुत ही सफल मिशन रहा है। वो उपग्रहां नूं सफलतापूर्वक पुलाड़ च स्थापित करन तो बाद विग्यानियां ने खुशी मनाई ते एक दूसरे नूं वधाइयां दित्तियां।
ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर राजा वड़िंग का कहना है कि पंजाब च कानून ना दी कोई चीज़ नहीं है। उन्हें कहा है कि पंजाब पुलिस का ना बदल के बादल पुलिस रख देना चाहिए। पंजाब के मुद्दे ते बोल रहे राजा वड़िंग ने साडे नाल कीती खास गलबात। हमारे साथ इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमरिंदर जी, पंजाब की बात करें, पंजाब की अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था या और भी चरमराई हुई है। अब कांग्रेस यूथ कांग्रेस के आप यूथ साथ आपकी जुड़ी है, काफ़ी संख्या में आपसे यूथ साथ आपके जुड़े हैं, तो किस तरह से देखते हैं और रणनीति क्या रहेगी आपकी? अगर पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ पंजाब के अंदर नहीं है। पंजाब पुलिस का नाम बदल के मैं चाहता हूं कि बादल पुलिस रख देना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। और जिस प्रकार से दिन ब दिन लोगों के ऊपर अत्याचार, लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर अत्याचार, गरीबों के ऊपर अत्याचार, तमाम अभी रिपोर्ट मिली है कि उनकी बस ने एक रोपड़ के अंदर एक व्यक्ति को कुचल दिया, वो व्यक्ति मर गया, और एक कार चालक के ऊपर मुकदमा हुआ है, बस के ऊपर नहीं मुकदमा हुआ। ऐसे हज़ारों लोगों की ऐसी इनकी बसों ने कुचल के मार डाला। मैं समझता हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए और कुछ ना कुछ अपने सोचें लोग जनता के बारे में कि क्या जनता सोच रही होगी इनके बारे में, और इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और मेरे को लगता है कि ये भी व्यापम से कम स्कैम नहीं निकलेगा। हज़ारों लोगों की ऐसी मृत्यु हुई होगी जो इनकी बसों ने। अगर बात करें यूथ की तो ड्रग का मुद्दा भी जो है पंजाब में काफ़ी गरमाया हुआ है, तो ड्रग्स उसको लेकर जो है क्या आपकी रणनीति है, क्या जो है वो करे जा रही है? हम चाहते हैं कि हम उन नौजवानों के लिए कुछ करें, सेमिनार्स लगाएं, उनको समझाएं उन सेमिनार्स में आके, और उनको डी एडिक्शन सेंटर में हम भर्ती करवाएं, ताकि कम से कम कोई तो यूथ कांग्रेस की तरफ से, हमारी तरफ से प्रयास हो। अगर मैं चाहूँगा कि हम अपने आप को कामयाब समझेंगे अगर 100 व्यक्तियों को हमने डी एडिक्शन भर्ती करवाया, उसमें से 10 व्यक्तियों ने नशा छोड़ने का काम किया। ऐसे हमारे को कार्य करना चाहिए, अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए, घर घर में जाके पैम्फलेट बांटना चाहिए कि नशे से आपका नुकसान, सेहत का नुकसान, आपके परिवार का नुकसान। आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ों को लेकर हम पंजाब के अंदर और चंडीगढ़ के अंदर एक मुहिम छेड़ेंगे। जी, इलेक्शंस जो है सर पर हैं, इलेक्शन भी जल्द आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी में आपसे इंटरनली डिस्प्यूट जो है वो अभी भी दिखाई दे रहा है, तो किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी और भी दूसरी पार्टी जो है यहाँ पर खड़ी हो रही हैं, तो आप अपनी पार्टी को किस तरह से मजबूत करने की कोशिश करेंगे? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है, और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। आप देखेंगे आने वाले दिनों में तमाम नेता एक मंच पर इकट्ठे होकर पंजाब की जनता की, चंडीगढ़ के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं? आपकी आपसे जो है टक्कर उसकी सीधे सीधे होगी इस बार या नहीं? हमारा आम आदमी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी एक गुब्बारे की तरह आई थी, जितनी जल्दी वो फ्लॉप हो रही है दिल्ली के अंदर, तमाम उनके एमएलए और तमाम उनके साथियों के हर रोज़ एक नया आरोप लग रहा है, क्योंकि अब जनता को पता चल गया कि कैसे लोगों को हमने वोट दिया, कैसे केजरीवाल साहब ने लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया। मेरे को लगता है कि पंजाब के लोग उनको दोबारा। अमरिंदर जी, कैप्टन साहब ने अमृतसर में एक रैली में कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ हमारी टक्कर है इस बार, तो किस तरह देखते हैं? मेरे को लगता है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का खुद का वो सोचना होगा। मेरे को नहीं लगता कि हमारी कहीं भी आम आदमी की पार्टी के साथ टक्कर है। तो बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पर इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह का साफ तौर पे कहना है कि उनकी खुद की रणनीति आगे रहेगी कि पंजाब में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को देखा जाए और यहाँ पर ड्रग अब्यूज़ को जो है मुद्दे को लेकर किस तरह से लड़ा जाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ मनोज राठी, DN Night News। तो उत्थे ही पहाड़ी इलाकों के विच हो रही बारिश कारण भाखड़ा डैम विच लगातार पानी आ रहा है। इस कारण पानी के पद्धर लगातार वध रहा है। डैम की समर्था 1680 फुट तक पानी पहुंचने लिए सिर्फ 70 फुट का फर्क रह गया। पिछले साल इस दिन पानी का पद्धर 1611.41 फुट सी, जो इस बार की तुलना विच 51 फुट 0.51 फुट घट है। इस लैके BBMB दी अधिकारियों ने डैम की मौजूदा स्टोरेज नूं लेके अभियान तेज कर दिता है। इस समय पानी का पद्धर 1610.90 फुट तक पहुंच गया है। उत्तरी भारत के कई हिस्सों के अज मुड़ तो बारिश हुई। बारिश कारण कई थावां उत्ते पानी भरन कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पिया। इस तो इलावा जम्मू कश्मीर विच भारी बारिश कारण हड़ वर्गे हालात पैदा हो गए हैं। पानी लोगों के घरों के विच वड़ गया है, जिस कारण उन्होंने जाग के रात लंघाउणी पै रही है।
नुकसान तो पानी तो अंदर घुस रहा है, पर लेकिन हम लगे हैं पानी इधर उधर पलटाने में। और लड़की का मकान है, बच्चे को ऊपर कर दिया, दोनों बच्चों को, माँ को भी। और यह है कि मतलब बचाव अपना कर ही रहे हैं, सारे लोग कर ही रहे हैं। यहाँ पे पूरा दब गया मलबा। 15-16 हज़ार रुपये का जो इनका जो सामान था पूरा 1.5 लाख रुपये का लगभग। हम 1.5 घंटे की बारिश हुई, 1.5-पौने 2 घंटे की बारिश हुई रही है, सारा मलमा जो है ये दुकान के अंदर क्या आ गया मेरा, बाकी रोड भी ये बंद हो गई। इससे जो हमारे गधेरे वगैरह वो उफान पे आ गए हैं। 3-4 गधेरे हैं जो अभी जो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा तो यहीं पे मलबा आया हुआ है, इसको अभी साफ़ कराने की कोशिश की जा रही है। पौड़ी से डिलीवरी केस ला रहे हैं, बारिश हो रही है, 10:30 बजे करीब वहाँ से निकले थे, रास्ते में जगह जगह बंद हो रखा रास्ता, तो अभी यहाँ पे खुल रहा, तो इसके बाद बेच ले जा रहे हैं सर। श्री अकाल तख्त साहिब उत्ते 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਸਮ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ UN ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੁੱਟਰਸ ਘਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਕਦੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਦ ਸੰਕਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, 350 ਸਾਲ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ 350 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੌਚਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ।
ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।